हेलो गाइज, नमस्कार, श्री राधे राधे। आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बताते हैं हम लोग 12th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें कल के वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में हम डाले थे कूलाम का नियम, जो उनके कूलाम का नियम बताए थे और उनसे जो फार्मूला था वो सिद्ध कराए थे, और कूलाम का नियम भी सिद्ध कराए थे, क्योंकि कूलाम नियम 2 नंबर में और 5 नंबर में मोस्ट भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए हम कूलाम का नियम आज के इस सेशन में पढ़ेंगे। माध्यम का परावर्तनांक क्या है, माध्यम का परावर्तनांक क्या है, क्योंकि ये दो मार्क्स में माध्यम का परावर्तनांक कितना मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछा जाता है, 2 मार्क्स में पूछ दिया है। देखिएगा 22 या 23 में जाकर उठा के पूछेगा तो देखिएगा तो को आपका क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन आपको मिलेगा, जिसके कारण आपका 2 नंबरीय क्वेश्चन यह है, इसीलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिसके कारण इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है, जिसके कारण आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्लियर हो जाएगा। देखिए माध्यम का परावर्तनांक क्या है, किसी माध्यम का परावर्तनांक माने कोई भी माध्यम का परावर्तनांक है, कांच का परावर्तनांक हो या निर्वात का परावर्तनांक हो या कागज का या पानी का हो, किसी भी माध्यम का परावर्तनांक निर्वात के परावर्तनांक के अनुपात को, किसी माध्यम का परावर्तनांक कांच का जन होता है, कांच का परावर्तनांक और निर्वात के परावर्तनांक का अनुपात होता है, जो निर्वात में जो परावर्तनांक होता है उसके अनुपात को परावर्तनांक माध्यम का परावर्तनांक कहा जाता है। माध्यम के परावर्तनांक को किससे सूचित किया जाता है, देख लीजिए। माध्यम के परावर्तनांक को कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। अतः इसका फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर मोस्ट भी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अतः माध्यम का परावर्तनांक का फॉर्मूला के बराबर इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट होता है, जो है ई होता है इप्सिलॉन होता है, इप्सिलॉन जो होता है किसी माध्यम का परावर्तनांक होता है, जो इप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात का परावर्तनांक होता है। के जहाँ है, जहाँ लिख दीजिएगा यहाँ पर के एक नियतांक है के, यहाँ पर के जो है ये नियतांक हमेशा ही नियतांक रहता है, इसका मान ये अचर है। देखिए इप्सिलॉन नॉट का मान देखिए यहाँ पर क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 होता है, न्यूटन पर कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसकी बीमा होता है m के पावर -1 l के पावर -3 t के पावर 4 एक के पावर स्क्वायर होता है। यह ऑब्जेक्टिव में आपको एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। इप्सिलॉन नॉट का बीमा क्या है, इसका इप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो इप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक होता है, जॉन एसआई मात्रक लिख दीजिएगा, न्यूटन कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। बात को याद रखिएगा। चलिए हम मिटा दे रहे हैं। यहाँ पर मेरा मेन पॉइंट था अध्यारोपण सिद्धांत क्या है और किसे कहते हैं, उसको डेरिवेशन 5 नंबर पूछा जाता है, उनको सिद्ध करेंगे और उससे आपका 5 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको मिटा दिया जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा। चलिए, हमको आशा है कि आप देख लिए होंगे, और अध्यारोपण सिद्धांत को आज हम देखेंगे बहुत ही सटीक तरीका से इसका, जिससे आपका 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। उससे जो भी कंसेप्ट होगा आपका क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2 मार्क्स होगा चाहे 5 मार्क्स होगा, वो सब क्लियर हो जाएगा। आपका एमसीक्यू जितना भी एमसीक्यू होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अध्यारोपण सिद्धांत किसे कहते हैं, यहाँ पर देख ही लीजिए अध्यारोपण सिद्धांत किसे कहते हैं। यहाँ पर पहले हेडिंग डालिएगा अध्यारोपण सिद्धांत, अध्यारोपण सिद्धांत अध्यारोपण सिद्धांत। यहाँ पर देखिए अध्यारोपण सिद्धांत क्या कहता है। देखिए इस नियम के अनुसार, पहले देखिए अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार किसी अवेश पर, मतलब अध्यारोपण सिद्धांत कहता है, अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार किसी अवेश पर अन्य भी अवेश के कारण, माने कोई भी अवेश होगा और कोई और अनवेश होगा, इधर आसपास तो अवेश होकबे करेगा, ये तो एगो प्रॉपर अवेश है।
कोई अन्य आवेश के कारण अन्य आवेश के कारण जो आवेश होता है इन पर बल लगता है, परिणामी बल लगता है, माने चारों तरफ से जो होता है परिणामी बल लगता है, जिसके कारण जिसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। यहाँ पर चलिए हम आपको सिद्धांत, पहले अध्यारोपण का सिद्धांत लिख रहा है। यहाँ पर देखिए, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी देखिए यहाँ पर किसी एक आवेश पर किसी एक आवेश पर अन्य भी आवेश के कारण लगने वाला बल का परिणामी सभी बलों के सदिश बीजगणितीयों के बराबर होता है। सदिश बीजगणितीयों से प्राप्त होता है, या बराबर होता है, या सदिश योग से प्राप्त होता है। आप 11th में पढ़ेंगे सदिश का योग नियम, सदिश का कार्तीय नियम, ये सब 11th का सिलेबस है। आपको 12th में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं पहले ही। 11th जो लड़का पढ़ा होगा पूरी बढ़िया से फिजिक्स, उसको 12th में कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। और जो नहीं भी पढ़ा होगा उसको भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा तो होगा, क्योंकि जो पढ़ा है और जो नहीं पढ़ा है उसमें बहुत जमीन आसमान की फर्क है। क्योंकि वो तो जो पढ़ा है वो तो साल भर मेहनत किया है उस पर, जो नहीं पढ़ा है वो सीधे 12th में आ गया है, इसीलिए उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन हम दिक्कत नहीं होने देंगे, जो भी कंसेप्ट होगा उसको लेकर चलेंगे, और जो भी बीच में समझने वाला पॉइंट होगा हम पहले आपको इधर बता देंगे, एक्स्ट्रा में जो इधर बता देंगे तब यहाँ पर लिखेंगे, तब समझाएंगे, तो आपका कंसेप्ट सीधा क्लियर रहेगा। यहाँ पर देखिए, योग से प्राप्त होता है। देखिए अध्यारोपण सिद्धांत क्या कहता है। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी एक आवेश पर उन सभी आवेशों के कारण लगने वाला बल का परिणामी सभी बलों के सदिश योग से प्राप्त होता है। माने किसी एक आवेश पर लगने वाला बल का परिणामी माने योग परिणामी सभी बलों के सदिश योग से प्राप्त होता है। माने जितना भी बल लगता है उसका सदिश प्राप्त होता है। इसका फिगर देख लीजिए, फिगर इधर बना दे रहा है, क्योंकि सिद्ध करेंगे फिगर को, फॉर्मूला को सिद्ध करेंगे। यहाँ पर देखिए हम फिगर आपको बना दे रहा है, फिगर को समझिए पहले। फिगर देखिए, फिगर क्लियर, कंसेप्ट आपका क्लियर, बात को समझिएगा। फिगर क्लियर है आपका, कंसेप्ट क्लियर, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। जो भी बात है फिगर का ही है। फिगर समझ गए, कंसेप्ट क्लियर आपका।
5 मार्क्स में पूछ दिया जाता है। आप लाइन खींच दीजिए, इसको सीधा खींचिए, हो गया। यहाँ पर आपको लौक रहा होगा, बना दिए हैं। देखिए मान लीजिएगा इसको क्यू ए, इस बिंदु को क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी, ये तो भुजा है ए और क्यू ए सी होता है जौन ए सी जौन है पूरा ए सी, या भुजा इसका हो जाता है परिणामी जो होता है √2a होता है भुजा। और यहाँ पर जो परिणामी निकलेगा देखिए ऊपर जाएगा, ऊपर ही जाता है। देखिए बल लग रहा है एफ ए डी के दिशा में, बल लग रहा है ए इस पर बल लगेगा, इसके कारण इस पर बल लगेगा, तो एफ ए डी बल लग गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परिणामी इधर से भी निकलेगा, ऊपर खींचा है, इधर से भी देखिए यहाँ पर निकलेगा। यहाँ से खींच देंगे, खींच दिए यहाँ पर देखिए। अब जो भी परिणामी होगा यहाँ से डॉट डॉट लाइन से दिखा देंगे, डॉट डॉट लाइन से यहाँ पर है। हाई देखिए ये क्या हो गया, ये परिणामी होगा आर, रिजल्टेंट को आर से सूचित किया जाता है। यहाँ पर हो गया, समझ में आ गया। और अब चलेंगे देखिए यहाँ पर बात को अब लेकर चलेंगे। यहाँ पर देखिए अब इस क्यू के कारण देखिए यहाँ पर बल लगेगा, यहाँ पर बल लगेगा। अब इस क्यू बी के कारण इसके कारण इस पर बल लगेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब इस क्यू के कारण क्यू ए पर विद्युतीय बल, इसके कारण इस पर लगेगा कौन बल, विद्युतीय बल। विद्युतीय बल को किससे सूचित किया जाता है, विद्युतीय बल को एफ से सूचित किया जाता है। हम फर्स्ट लेक्चर में ही बताए थे विद्युतीय बल को एफ से सूचित किया जाता है। इसीलिए लिखेंगे आवेश क्यू बी के कारण क्यू ए पर विद्युतीय बल। देखिए बता देंगे, यहाँ पर लिख देंगे ए बी 1/4 इप्सिलॉन नॉट क्यू ए क्यू बी ए स्क्वायर, क्योंकि भुजा ए है, सब इसका मान भुजा ए है इसलिए ए स्क्वायर। आर भी लिखा जाता है, या जो है ए जो एकांक सदिश है, इसकी दिशा देखिए B2 से ए की ओर, समीकरण 1। इसकी दिशा किस तरह है, B2 से इधर है, इधर इसकी दिशा इधर है, इसीलिए B2 से लिखेंगे। फर्स्ट हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पर लिखिए QC है, यहाँ पर QC देखिए आवेश, फिर लिखेंगे आवेश QD के कारण QA पर विद्युतीय बल। देखिए AD लिख देंगे, फिर लग रहा है QD के कारण QA पर लग रहा है विद्युतीय बल, तो इसकी दिशा ए पर लग रहा है D के कारण विद्युतीय बल, तो FAD लिख दिए यहाँ पर। देखिए फिर लिखेंगे 1/4 इप्सिलॉन नॉट QA QD ए स्क्वायर, क्योंकि भुजा ए है इसलिए QA QD स्क्वायर। इसकी दिशा देखिए एकांक है, इसकी दिशा देखिए D2A है, क्योंकि इसके कारण इस पर बल लग रहा है और इसकी दिशा ऊपर की ओर है, तो इसीलिए QA D से ए की ओर दिशा है, माने इसकी दिशा D से ए की ओर है, इसलिए D2, समीकरण 2। फिर लिखेंगे यहाँ पर देखिए, हम आपको बता देंगे यहाँ पर देखिए, फिर लिखेंगे देखिए यहाँ पर, फिर लिखेंगे आवेश QC के कारण QA पर
विद्युतीय बल। देखिए लिखेंगे ए सी बराबर 1/4 इप्सिलॉन नॉट क्यू ए क्यू सी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए स्क्वायर लिखा जा रहा है। यहाँ पर देखिए इसका मान दिया है, ए सी का मान दिया है √2a, यानी यहाँ ए से सी तक का मान दिया है। परिणामी इसका जो होता है √2a, यानी भुजा जो इस यहाँ से यहाँ तक का भुजा √2a होता है। इसीलिए यहाँ पर 2 लिखेंगे, √2a का स्क्वायर करेंगे, √2a के स्क्वायर। इसकी दिशा होगी, एक काम से इसे दर्शा देंगे C2a। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। बात को समझ गए? बात को समझिए। यहाँ पर फिर से हमको समझा रहा है। देखिए अध्यारोपण सिद्धांत क्या कहता है। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी एक अवेश पर उन सभी अवेशों के कारण लगने वाला बल परिणामी सभी बलों के सदिश योग से प्राप्त होता है। यहाँ पर फिगर बना दिया है, एक चतुर्भुज बना दीजिएगा, उसका रिजल्टेंट नाम दे दीजिएगा QA QB QC QD। यहाँ पर एक रिजल्टेंट खींच लीजिएगा।